नमस्कार, मैं कमलेश साखला। फिजिक्स सब्जेक्ट है मेरा और आज जो क्लास स्टार्ट होने वाली है फिजिक्स की, जो कि सीबीएसई ने कोरोना लॉकडाउन के चलते ये क्लास लेने के लिए कहा गया है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो मैं कुछ पेरेंट्स के लिए कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, क्योंकि जिस हिसाब से स्टूडेंट चीज़ों को समझते हैं उसमें पेरेंट्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो शुरुआत कुछ इस तरह से करते हैं। ये सिंपल एक कोई रफ ग्राफ है जिसमें कि अगर मैं बोलूँ तो ये वो वाली स्टेज है जबकि आपका स्टूडेंट जो है एक्चुअल लाइफ में फर्स्ट क्लास में एंटर हुआ, फर्स्ट से लेके 8th तक, फर्स्ट से लेके 8th तक ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा कहना चाहिए कि एक बिल्डिंग अप या एक वार्मिंग अप फॉर क्लास 9th 10th 11th 12th होता है। तो ये वाला दौर होता है जबकि स्टूडेंट सीरियस बहुत कम हो पाते हैं। उनको करना क्या है, नंबर लाना है या मस्ती करना है, जो मन में आए या जो उनका इंटरेस्ट हो, मेनली वो वाली चीज़ जो है वो यहाँ से यहाँ तक होती है। यहाँ से यहाँ तक स्टूडेंट का सबसे पहली चीज़ कि दिमाग जो है वो लिमिट हो जाता है। लिमिट इस हिसाब से हो जाता है कि हाँ, मुझे बस इतना ही पढ़ना है, इतना ही पढ़ के मैं पास हो जाऊँगा, या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अगर मुझे कहीं से मिल जाए तो मेरा काम चल जाएगा। यहाँ पे जो एक चीज़ बोलूँगा जिसको कि हम लोड बियरिंग कैपेसिटी जो कि बिल्डअप होना चाहिए और जिसमें कि सहयोग हम जैसे लोगों का होना चाहिए, जो कि इन जनरल बड़ी मुश्किल से या न के बराबर मिल पाता है। इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है 9th 10th क्लास। यहाँ देखेंगे आप एक थोड़ा सा इस ग्राफ में थोड़ा सा कर्व है जो कि ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये ऊपर की तरफ जो है ये शो कर रहा है आपका ये टफनेस लेवल। ये टफनेस लेवल आखिर आया क्यों? क्योंकि जब हम बड़े स्मूथ वे में चल रहे थे उस समय या तो हमने हमारे जो स्किल्स वगैरह थे उसके इम्प्रूवमेंट के ऊपर ध्यान नहीं दिया। हो सकता है कि अगर बच्चे में इतनी समझ नहीं थी तो या तो टीचर की तरफ से कहीं मिस्टेक रह गई या कुछ कमी रह गई, या फिर पेरेंट्स जो है वो पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाए। तो मैं समझाना बस यही चाह रहा हूँ कि ये जो 9th 10th वाला जो लेवल है, यहाँ से ये दिस इज द वेरी फर्स्ट, ये पहला टर्निंग पॉइंट है। ये पहला टर्निंग पॉइंट है जहां से कि लोड एक्चुअल में डिप्रेशन जिसको बोल सकते हैं आप, वो आना स्टार्ट हो जाता है। आखिर ये क्यों हो रहा है? या तो हो सकता है स्टूडेंट इसके कंपेटेबल नहीं हो पा रहा है, चीजों को समझ नहीं पा रहा है, कोई उसे समझा नहीं पा रहा है। अब यहाँ पे अलग अलग तरह की दुविधाएं उसके मन में आती, जैसा कि हम सुनते भी हैं इधर उधर कि बच्चा जो है, हमारा बच्चा तो फर्स्ट से 8th तक बिल्कुल टॉपर रहा, लेकिन ये 9th और 10th में आगे इसके नंबर कम हो गए। गलती किसकी? टीचर की गलती, स्टूडेंट की गलती, या गलती किसकी? तो इसमें स्टूडेंट की गलती थोड़ी कम ही है, टीचर की गलती भी हो सकती है, लेकिन हम इस पे विचार करें कि फर्स्ट से 8th तक क्या हुआ। इसे कोई बदल नहीं सकता। एक बार जब आपने 8th क्रॉस किया तो जो हुआ वो तो हुआ। अब आगे की तरफ हम क्या ध्यान दें? तो इसीलिए जो है मेरी आपसे निवेदन है, बिल्कुल निवेदन है कि जो 9th 10th है इसको किस तरह से हम हैंडल करें बच्चे को, वो नजरिया हमें बदलना पड़ेगा। बिल्कुल अगर मैं एक बात करूं कि कुछ सीढ़ियां हैं इस तरह से, ये सीढ़ियां ऊपर जा रही है, तो अगर ये सीढ़ियां जा रही है, अगर मैं इनको बोलूं कि ये जो है ये क्लास का लेवल है, अगर ये लेवल है क्लास का, तो स्टूडेंट का माइंड सेट, स्टूडेंट का जो माइंड सेट है, क्या वो फर्स्ट में जब यहां था तो सेकंड में वो यहां पहुंच पाया? क्या अगर इस तरह से हम जाएं तो क्या वो 7th में यहां तक पहुंच पाया? और क्या वो 8th में यहां तक पहुंच पाया? इसके बारे में हम रेयरली कभी ध्यान दे पाते हैं, लेकिन जरूरी है। फर्स्ट का जो लेवल था, अगर सेकेंड में जा रहे हैं तो किताबें बदली है, थोड़ा सा हम अपग्रेड हुए हैं, तो हमें हमारी तैयारी को भी थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना चालू होगा।
ये एंगल ऑफ डिप्रेशन अल्टीमेटली बच्चे को डिप्रेशन में, जितना बड़ा एंगल बनता जाएगा धीरे धीरे बच्चा एक्चुअल में, अगर हम हमारी थोड़ी सी समझ रखें तो बच्चा क्या होगा कि उतना लेवल मेंटेन हो नहीं पा रहा है दिमाग का, लेकिन क्लास अपना लेवल मेंटेन करके चल रही है, नई किताबें आ रही है, नया सिलेबस आ रहा है, बस्ता भी नया आ रहा है, ड्रेसेस भी नई आ रही है, साइज कपड़ों की भी चेंज हो रही है, लेकिन दिमाग जो है उसकी कैपेसिटी उतनी बिल्डअप नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए क्या करें, आखिर ये लेवल कैसे बढ़ाएं? पढ़ने का तरीका, पढ़ने के तरीके में अगर एक बच्चा है तो अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो उसमें सिर्फ उसी का रोल नहीं है, उसमें टीचर का भी रोल है, उसमें पेरेंट्स का भी रोल है। तो बस मैं यही थोड़ी सी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब बच्चा 9th और 10th में आ गया है तो इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि वो सेल्फ डिपेंडेंट थोड़ा होना भी चाहिए, वो अपने निर्णय थोड़े ले सके, वो अपना अच्छा बुरा समझ सके, प्लस कहाँ उसको सीरियस होना चाहिए और कहाँ उसको सीरियस होने की जरूरत है, या कहाँ उसको थोड़ा सा मस्ती भी करना चाहिए, उसको खेलना भी चाहिए, इतना उसको समझ में आना चाहिए। अब इसमें जो है स्टूडेंट तो ठीक है, अब पेरेंट्स का पार्ट क्या आता है? पेरेंट्स का पार्ट कि यहाँ पे प्रॉपर इन्विजिलेशन होना चाहिए। अभी इन्विजिलेशन का मतलब क्या है? टीचर ने अपना काम किया, पेरेंट्स को क्या काम करना है, सारी चीजें टीचर के ऊपर आप छोड़ देंगे। अच्छी बात है, टीचर का काम ही है पढ़ाना और बच्चों को पूरी तरह से मेंटेन क्या किया क्या नहीं किया क्या, लेकिन ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। या बच्चा अगर यहाँ 40 मिनट है तो बचे हुए मिनट जो है या बचे हुए कुछ घंटे या उससे भी ज्यादा वो आपके पास है, कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और आप सिर्फ इतना भी कर लें कि अगर जो स्कूल से दिया है उसे हम प्रॉपर तरीके से एक बार चेक कर ले, क्या दिया है क्या नहीं दिया है। आप डायरी वगैरह जो स्कूल से एक मिलती है, अगर डायरी वगैरह को भी थोड़ा सा हम देख लेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। 9th 10th के बाद आता है 11th और 12th, ये आपका टेक ऑफ स्टेज। अगर मैं मानूं कि कोई एक स्टूडेंट है तो ये क्या है, यहां से इसके बाद इसका टेक ऑफ ऐसे भी हो सकता है, इसका टेक ऑफ ऐसे भी हो सकता है, इसका टेक ऑफ ऐसे भी हो सकता है, इसका टेक ऑफ ऐसे भी हो सकता है। ये 4 लेवल है, ये जो है ये आपकी लाइफ आ गई थी। यस, यहाँ पे कॉलेज भी आ गए, यहाँ पे जॉब वगैरह सारी चीजें हैं। तो आखिर ये जो है ये यहाँ से प्रॉपर टेक ऑफ हो, इसके लिए हमें ये रनवे जो है, इस रनवे को प्रॉपर वे में सुधारना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये चीज जो है इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो हो गई ये पहली चीज। दूसरी चीज कि अब एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो हो जाता है कि सर हमारा बच्चा या हमारी बच्ची जो है वो क्लास में सवाल पूछ नहीं पा रही है, या तो ये बात ठीक है, ये सबके साथ होता है, कोई एक ऐसा नहीं है। तो वो क्या है, थोड़ा सा अपने को एक कदम तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। क्लास में खड़े होकर कम से कम एक जो बहुत ही सिंपल कहावत है कि क्या कहेंगे लोग, ये मतलब ये बड़ा हल्का सा सेंटेंस है, लेकिन इसको हमने इतना भारी कर दिया है कि वो हम एक स्टेप भी हमारे आगे नहीं बढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि क्या कहेंगे लोग, क्या मालूम कौन हम पे क्या हंसेगा, क्या मालूम क्या कहेगा, क्लास वाले क्या कहेंगे, मैं ऐसा डाउट पूछ लूंगा, कहीं मैं ऐसा तो नहीं कि मैं डाउट ही गलत पूछ रहा हूँ। तो ये सारी चीजें जो है ये एक तरह से क्या है, भ्रम पैदा कर रही है। तो इन चीजों को थोड़ा सा हटा के एक स्टेप आप आगे बढ़े। बाकी टीचर की तरफ से हम पूरा प्रयास करते हैं कि कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन पूछे। इसको सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूं तो ये है कि अगर स्टूडेंट को वाई और हाउ, अगर स्टूडेंट को वाई और हाउ पूछना नहीं आ रहा है तो टीचर आपके व्हाट का जवाब देने में सक्षम नहीं हो पाएगा। कम से कम इतना स्टूडेंट करें कि अगर कोई चीज पढ़ाई जाए तो उसमें वाई और हाउ इतना क्वेश्चन तो पूछे ही पूछे कम से कम, ताकि टीचर को आपके क्वेश्चन का जवाब देने में आसानी हो। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा जो कि इन जनरल या हर बार मैं देखता हूं कि जो स्टूडेंट है, जब कोई स्टूडेंट 9th से 10th में आया, अब पीछे
उसका बैग भी चेंज हुआ, उसकी ड्रेस चेंज हुई, किताबें भी चेंज हुई, सब कुछ, टिफिन बॉक्स भी चेंज हो गया, इन जनरल क्लास चेंज हो गई, नई क्लास में आ गए हैं हम। लेकिन जो दिमाग है, इस दिमाग के अंदर अभी वही चीज भरी हुई है कि मेरे नंबर कम आए थे पिछली बार, तो इस बार भी मैं यही रहूंगा। तब हम इन जनरल एक क्वेश्चन पूछते हैं क्लास में, जब भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आधे से ज्यादा जनता, आधे से ज्यादा स्टूडेंट जो है, अगर कोई क्वेश्चन जैसे ही पूछा और उन सबका मुंह जो है वो एक टॉपर की तरफ केंद्रित हो जाता है, उस जगह पॉइंट हो जाता है कि हाँ जवाब तो यहीं से आना चाहिए, तो हमसे क्यों नहीं आ रहा है जवाब, आखिर ये हम कुछ नहीं है क्या हैं, लेकिन हम अपने आप को ही नहीं पहचान पा रहे हैं। ये दूसरी मिस्टेक आपके साथ 9th तक जो हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ जैसा भी हुआ, लेकिन जब आप 10th क्लास में आ गए हैं या आप 11th क्लास में या 12th क्लास में भी आ गए हैं, तो अब आप एक लाइन में फिर से खड़े हैं। अब आपकी जर्नी यहां से स्टार्ट होती है। आप चाहें उतना अच्छे से एक्सेलरेट हो, आप न चाहें या आप पुराना ही ढर्रे को फॉलो करना चाहते तो आप यहीं रह जाएं। बाकी जब 10th क्लास खत्म होगी तो कुछ यहाँ पहुंचेंगे, कुछ यहीं रह जाएंगे, कुछ यहाँ रह जाएंगे और कुछ अभी भी यहीं है। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन इन सब में एक इम्पोर्टेंट रोल है एक टीचर का और पेरेंट का। हम डायरेक्टली किसी स्टूडेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। मेरी क्लास में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो कि नंबर उनके कम आते हैं लेकिन उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड बड़ा गजब है। तो चीजें क्या है, कभी कभी उनको थोड़ा सा स्किल को डेवलप करना आना चाहिए। हम हमेशा स्टूडेंट को थोड़ा सा पॉजिटिव लेके चले तो मेरे ख्याल से थोड़ा अच्छा होगा। दूसरा कि अगर ये सब भी हो चुका है, उसके बाद में एक चीज और लास्ट चीज है जिसको मैं समझाना चाहूंगा आपको या निवेदन करना चाहूंगा, होमवर्क। एज फॉर होम वर्क तो स्कूल में भी हो जाता है, कोई फ्री लेक्चर मिला तो मैं यहाँ सारा काम कर लूंगा तो घर पे करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मुझे खेलने का ज्यादा टाइम मिलेगा, बड़ी अच्छी बात है ये भी। लेकिन होमवर्क का मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस ये है कि जो क्लास में पढ़ाया गया कम से कम थोड़ा सा तो रिवाइज हो जाए, थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। रिवाइज कैसे हो? रिवाइज ऐसा हो कि आप बिल्कुल ईयरफोन लगा के और काम चालू है, या कोई टीवी चालू करके और आपका काम, या कंप्यूटर पे या गाने सुन सुन के काम कर रहे हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है। लेकिन इसमें क्या आपकी उतनी एफिशिएंसी आ पाएगी? मेरे ख्याल से नहीं आ पाएगी। तो काम जो दिया जाए उसको पहली चीज की प्रॉपर तरीके से करें, दूसरी चीज उसको सेम डे करें। सेम डे करने में एक सही रहेगा, एक चीज ये रहेगी कि जो लेक्चर 40 मिनट में टीचर ने पढ़ाया है, आप यकीन मानिए कि 40 मिनट का लेक्चर घर पे एक स्टूडेंट को कम से कम 2 घंटे देना पड़ेंगे, तब कहीं जाके वो 40 मिनट का लेक्चर उसके समझ में आएगा, और ज्यादा भी लग सकते हैं। तो सेम डे अगर आपने ले लिया तो आपका माइंड जो है वो थोड़ा सा एक फ्रेश रहेगा, कॉन्सेप्ट्स वगैरह जितने आपने स्कूल में लिए हैं वो सारे प्रॉपर तरीके से जाएंगे, तो उसको आप एक तरीके से सेट कर सकते हैं और अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। एक चीज और, नोट्स बनाने की आदत डालें। नोट्स बनाने की आदत डालें। मैं इन जनरल स्टूडेंट से ये बोलता भी रहता हूँ और उनको पेरेंट्स से भी मैं निवेदन करता हूँ, नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स पहली चीज की बनाएं, और दूसरी चीज अपने लैंग्वेज में बनाएं। आपको कैसे समझ में आता है आप वैसे बनाएं। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप पूरी तरह से टीचर के ऊपर रिलाय हो जाएं, गलत है। आप टीचर से लें, सिर्फ वो ज्ञान लें जिसमें कि आपका काम चल जाए, बाकी अब उसमें डेकोरेशन करना आपका काम है। आप कितना अच्छे से उसको डेकोरेट कर सकते हो। डेकोरेट करने का मतलब है आपके दिमाग को उसमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं आए और वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए। अब इसके लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए आपके पास ट्रिक होना चाहिए, बहुत सारी ट्रिक होना चाहिए। अलग अलग ट्रिक आप बना सकते हैं, बैठे बैठे बनाएं, आराम से सोच समझ के बनाएं, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और, नोट्स वगैरह तो सब बन गए, इसके अलावा कि अब मान लो कि होमवर्क दिया, घर गए, घर आए, इंटरनेट से पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट हुआ, कोई गाइड ओपन की, अगेन फिर से कॉपी पेस्ट, मतलब कुछ नहीं लिखना। ये दोनों जो है ये सिम्टम है, ये डर है। ये डर है कि मुझे काम कंप्लीट करना है। अब काम कंप्लीट करना है, ठीक है, अच्छी बात है, काम तो कंप्लीट होना भी चाहिए, लेकिन काम कंप्लीट कैसे हो?
आपको आज का होमवर्क मान लो डे 1 का अगर कोई होमवर्क मिला है, डे 2 को जो डिस्कस होने वाला है, इस बीच में आपने जो टाइम मिला था, आपको जो टाइम मिला था, आपने उसको फास्ट करने के चक्कर में या कि लोड जल्दी से हट जाए इस चक्कर में आपने अगर इंटरनेट का यूज कर लिया और गाइड का यूज कर लिया और आपने काम पूरा कर लिया, आपने फिनिश करके खेलने चले गए, जो भी वॉटएवर जो भी करना था, डे 2 पर जब आ गए आप यकीन मानिए जो डे 2 का होमवर्क होगा वो डे 3 पे जाएगा। अब आपके पास डे 1 का भी है और डे 2 का भी है। अब आप चाह कर भी उतना समय डे 1 वाले होमवर्क को नहीं दे सकते जितना कि आप डे 2 वाले को दे सकते थे, या जितना कि आप डे 1 वाले को उस समय दे सकते थे जो कि 1 और 2 के बीच में था। इन चीजों का ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन एक बड़े अंतराल के बाद ये चीजें बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो इसमें कम से कम पेरेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि किस तरह से स्टूडेंट को टैकल करना चाहिए। एक चीज और जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हम इन जनरल अभी तक भी नहीं देख पाते हैं कि फलाना बच्चा ए टॉप कर रहा है, फलाना बच्चे बी से जब उसके पेरेंट्स बोल रहे तुम क्या कर रहे हो, वो तो ऐसा कर रहा है ताई। नहीं, हो सकता है कि इस बच्चे का माइंडसेट कुछ अलग हो सकता है इस बच्चे का माइंडसेट कुछ अलग हो सकता है ये वाला बच्चा जो है कहीं कुछ बेटर इससे कर सकता हो, इसका स्किल कुछ अलग है, इसका स्किल कुछ अलग है। आप कभी भी किसी बच्चे को किसी दूसरे बच्चे से कंपेयर न करें। आपके जो भी, अगर आपका बच्चा है ठीक है, अच्छी बात है, दूसरा कोई बच्चा है, अपनी अपनी स्किल्स लेके चल रहे हैं, अपनी एक हिस्ट्री लेके चल रहे हैं। वो हिस्ट्री ना मुझे मालूम है ना आपको मालूम है, आपको आपके बच्चे के बारे में मालूम है कि प्रीवियसली जहां से स्टार्ट किया था वहां से अभी तक की क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी रही है। तो थोड़ा सा उसके ऊपर हम ध्यान दे सकते हैं। हम उसको थोड़ा सा डीमोटिवेट या डीमोरलाइज करने की जगह उसको थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे हम, मेरे ख्याल से कुछ अच्छे रिजल्ट हमें मिल सकते हैं। ज्यादा लोड देने की जरूरत नहीं है, इसके नंबर ज्यादा आ रहे, इसके नंबर कम, नंबर लाना जरूरी है क्योंकि हम स्टूडेंट है, हमारा काम ही है पढ़ना और उसके बाद नंबर लाना। तो नंबर क्या है, लेकिन नंबर को दिल पे ना लें, ज्यादा दिल पे लेंगे तो प्रॉब्लम है फिर, है ना। लेकिन नंबर लाना जरूरी है। अब नंबर लाने के लिए क्या, आप अगर इस तरह से कंपेयर करते रहेंगे, आप कंपेयर अपने आप से कीजिए ना। मान लो आज आपके 2 नंबर आए हैं, 10 में से मान लो 2 नंबर आए हैं, अगर अगली एग्जाम में आपके 4 नंबर भी आते हैं तो फार बेटर, आप 2 से 4 पे आए हैं, 4 से आप 6 पे भी आ सकते हैं, 6 से 8 पे, और फिर फाइनली 10 आउट ऑफ 10 ला सकते हैं। लेकिन अगर आपके 2 आए हैं और किसी के 8 आ गए हैं तो आप 2 से 8 तक जंप करना चाहते कर सकते हैं, लेकिन आप टारगेट फिक्स ना करें। हो सकता है ये 2 पहले 4 पे जाए और 4 से 6 पे आए, ऐसा इन जनरल होता है। अगर 2 से 10 पे भी आ सकते हैं, मेहनत पे डिपेंड करता है, आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। लेकिन आप अगर ये वाला टारगेट फिक्स कर रहे हैं और ये अचीव नहीं हो पा रहा है तो आप फिर उसमें डिप्रेशन में भी बहुत जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि टारगेट भी आपने बड़े सेट किए थे, हो सकता है उतना आपने उसमें एफर्ट नहीं लगा पाएंगे। तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। विशेष तौर पर मैं पेरेंट्स से निवेदन करूंगा कि ये सारी जो चीजें हैं ये स्टेप बाय स्टेप हो तो ज्यादा अच्छा है। अब इनमें जो पेरेंट्स का रोल होगा वो कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास आप चेक करते रहें, आप सिर्फ चेक करते रहें। आप कोई प्रॉब्लम है आप स्कूल में या टीचर को बताएं, उसका सॉल्यूशन तुरंत निकालें। अच्छी बात है चलो कि यार पहले एग्जाम में नंबर ना आ पाए, लेकिन हाँ आप पहले एग्जाम को जरा अगर 2 नंबर आए हैं तो फिक्स कर लें। अब नेक्स्ट एग्जाम में ये 2 से तो डाउन नहीं जाना चाहिए, कम से कम इसमें +5 तो हो जाए। अगर +5 हो जाते तो आप +7 पे आ जाते हैं। अगर +7 सेकंड एग्जाम में आ गए तो तीसरे एग्जाम में आप ये बोलेंगे कम से कम 7 से तो नीचे नहीं जाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या, कम से कम उसमें अगर +5 और हो रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। तो इस तरह से क्या है अपन इम्प्रूव कर सकते हैं उसको। तो ये थोड़ा सा आपका सहयोग अगर मिलता रहेगा तो बच्चे का इम्प्रूवमेंट जो है वो काफी हद तक बहुत सुधार आ जाएगा, और ये सुधार यहीं पर काम करेगा। जैसे ही ये वाला एक 10 से जब 11 में गए हम, तो उसके बाद सुधार थोड़ा सा टफ होता जाएगा, क्योंकि माइंडसेट अपने मैक्सिमम अपने सेचुरेशन लेवल की तरफ जाएगा। उस समय अगर आप कोई चीज अपने आप में बदलना चाहेंगे तो हैबिट जो एक आदत है जो कि इस दरमियान आपके अंदर आई है, बच्चे के अंदर आई है, उसको बदलना थोड़ा सा टफ हो सकता है। तो इसका थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। एक चीज और, जो सपने आपने यहाँ से संजोना चालू किए थे, सपने संजोने से मतलब ये है कि आपने इंजीनियर बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, कलेक्टर भी बनाऊंगा, सब बनाएंगे, आप बिल्कुल बना सकते हैं और बन भी सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते।
लेकिन जब ये टारगेट यहां तक लाए, और ये जो एक टेम्पररी एक इंटरमीडिएट स्टेज थी आपकी इस स्कूल लाइफ के लिए एक स्टूडेंट की, यहाँ पे अगर हमने थोड़ा सा इसमें टाइम वेस्ट कर दिया, या हमने कि हम बड़े हो गए, एक एटीट्यूड एक अलग से जो कि हाँ ठीक है अब तो हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, यहाँ अगर ये वाला इस चीज को हमने हैंडल नहीं किया तो मेरे ख्याल से ये जो सपना है ये कहीं यहाँ आके लड़खड़ा सकता है। क्योंकि रिक्वायरमेंट यहाँ से यहाँ में अलग अलग, अगर आपको मैथ्स लेना है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट कुछ अलग है आपके परसेंटेज की, जब आपको बायोलॉजी लेना है उसके लिए रिक्वायरमेंट अलग है, इवन कॉमर्स के लिए भी रिक्वायरमेंट्स एक अच्छे स्कूल में बहुत अच्छी तरह सीटें वगैरह फुल हो जाती है, फिर पेरेंट्स को कहीं ना कहीं भागना पड़ता है कि अब क्या करें क्या नहीं करें, समझौता एक्सप्रेस चालू हो जाती है यहाँ से। समझौता एक्सप्रेस का मतलब क्या है, इंजीनियर बनना था, इंजीनियर से थोड़ा सा नीचे आए, चलो ठीक है कॉम्प्रोमाइज किया, कॉम्प्रोमाइज करते 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 मालूम नहीं क्या सोचा था और कहाँ पहुंच गए। ये थोड़ी सी आगे की स्टोरी है लेकिन स्टोरी सही है। तो आखिरी में मैं आपसे बस ये निवेदन करूंगा कि ये जो सारी चीजें मैंने अभी तक आपसे आपके सामने रखी है, ये कहीं ना कहीं वो एक अंतराल में जब मैंने बच्चों को पढ़ाया है तो जो चीजें मैंने देखी है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, थोड़ा सा कीन ऑब्जर्वेशन जो भी था वो सब आपके सामने मैंने बताने की कोशिश की है। आप इनको थोड़ा सा आप कॉपरेट करेंगे तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट बहुत अच्छा कर सकता है। कोई भी स्टूडेंट, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत ही है, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कोई भी स्टूडेंट दिमाग से बिल्कुल भी नील नहीं होता है, उसमें एक बहुत ही अच्छा दिमाग है, हो सकता है बस कमी है तो वो अपनी स्किल को जानने की, उसको डेवलप करने की। थोड़ा सा हम स्किल के ऊपर ध्यान देंगे तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ अच्छा कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर हमारे हिसाब से फिजिक्स का फर्स्ट होगा क्लास 10th के लिए, हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो ये विशेष जो निवेदन था पेरेंट्स से, आप कृपया इसको थोड़ा सा ध्यान रखें और एक स्टूडेंट जो पढ़ने आ रहा है उसको एक पॉजिटिव माइंड के साथ भेजें। डेली जो भी एक एंथुसियाज्म हो उसके साथ वो बच्चा पढ़े और अपने जीवन में एक नई ऊंचाइयों को छुए। धन्यवाद।